नाज़रीन, परतें खुल रही हैं, कड़ी से कड़ी मिल रही है। मामला समझ आते जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रहे तो वो खुद हुकूमत है। हमें ये बताया जा रहा है कि सब अच्छा है। कहीं कोरोना के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। हुकूमत ये दावे भी कर रही है कि कोरोना में कमी आ रही है, लेकिन अगर अमली सूरत हाल देखी जाए तो कोरोना में कमी नहीं आ रही, बल्कि टेस्टिंग में कमी आ रही है। और पंजाब और सिंध और दीगर सूबों में टेस्टिंग में जो कमी आई है, उसके नतीजे में कोरोना पेशेंट्स की तादाद में कमी आई है। ऐसा नहीं है कि कोरोना बिल्कुल कम हो गया या बहुत ही को खुशखबरी की बात है। हमें इस पर अभी भी तशवीश रहनी चाहिए, हमें अभी भी मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि एक जानिब हुकूमत ये कह रही है, इस्लामाबाद इंतजामिया भी ये कह रही है कि कोरोना में कमी आ रही है, लेकिन NIH का सर्वे कुछ और कहता है। तफसीलात कुछ देर के बाद। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़, ओनली ऑन AM न्यूज़। नाज़रीन, अभी मैंने दोबारा गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो में भी कड़ियों की और परतों की बात की थी। आज फिर इसी से इंट्रो का मकसद कुछ ख़ास चीज़ों के हवाले से जोर देना और कुछ ख़ास चीज़ें आप तक पहुँचाना है। आज सुबह नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, जिसके सरबराह मेजर जनरल के लेवल के एक इंतहाई शानदार अफसर हैं, NIH ने इस्लामाबाद में सैंपल सर्वे किया। उन्होंने कई इलाकों का नाम बताया, वो हाफ ऑफ द इस्लामाबाद भी नहीं है। लेकिन उस सर्वे की बुनियाद पर NIH ने जो रिपोर्ट जारी की, वो मीडिया को भी जारी की गई। उसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में कोरोना की जो तादाद है वो आबादी का 14% हो गया है। 14%। नाज़रीन, ये बहुत ही ख़तरनाक अलामत है। और तादाद के हिसाब से जो उन्होंने बताया है, उनका ये कहना है कि इस वक्त तक जो सैंपल सर्वेस किए गए हैं, उसमें जो चीज़ सामने आई है वो 2,40,000 अफराद कोरोना से मुतासर हैं इस्लामाबाद में। ये सिर्फ इस्लामाबाद की फिगर है। इसी तरह अगर आप मुल्क के दीगर हिस्सों में सैंपल सर्वे कराने, और वज़ीर राशिद ये कह चुके हैं कि वो मुतमईन नहीं है कोरोना के हवाले से जो रिपोर्ट्स उनको फराहम की जा रही हैं, तो कड़ी से कड़ी अगर मिलाइए तो ये अंदाज़ा होता है कि सब अच्छा नहीं है। हुकूमत जो है वो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ भी रही है। हमारा जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो डेली काम भी कर रहा है। NDMA भी मसरूफ़ है, असद उमर भी मसरूफ़ हैं, लेकिन अब वो शिद्दत दिखाई नहीं दे रही हुकूमत की कोशिशों में। ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट फराहम किया जाता था, वो नहीं आ रहा। KP में अपडेट जो फराहम किया जाता था वो नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत की जानिब से भी अब डेली अपडेट उस तरह का नहीं आ रहा। लेकिन आप ये देखिए कि हुकूमत फिर भी ये दावे कर रही है कि कम है, तो शायद कम हो, हमें तो नहीं लगता। नाज़रीन, एक और कहानी भी इस्लामाबाद में चल रही है, और ये जो परतें और कड़ियाँ हैं, ये मुख्तलिफ मामलात में एक दूसरे के साथ शामिल होती चली जा रही हैं। आज एक और कड़ी, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग हुई एविएशन के हवाले से। उस एविएशन के हवाले से होने वाली मीटिंग में भी वही कड़ी हुई। पाकिस्तान को बदनाम करने वाला बयान देने वाले वफाकी, माफ़ कीजिएगा, वफाकी तो नहीं हो सकता, आवामी सूबों का मामला नहीं है। हम वज़ीर हवाबादी भी वहाँ मौजूद थे और वह फैसला साजी में हिस्सा भी ले रहे थे। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा, क्योंकि उनके बयान को खुद उनके अपने रेली अदारों ने, जिनमें चेयरमैन PIA भी शामिल हैं, PIA इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी शामिल हैं, और DG सिविल एविएशन भी शामिल हैं। यहाँ मैं गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से एक माज़रत चाहूँगा कि मैंने MD सिविल एविएशन मेरे मुँह से निकल गया था, मैं इस शहर पर माज़रत खा हूँ। DG सिविल एविएशन, ये तमाम अफराद बाकायदा तौर पर ये आगाह कर चुके हैं मुंतखब अदारों को भी, और जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं उन्हें भी ये आगाह कर चुके हैं कि जो बयान दिया गया था वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था, उसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जितने लाइसेंस जारी किए गए हैं उनकी तस्दीक की जा चुकी है खुद सिविल एविएशन की जानिब से कि वो तमाम के तमाम दुरुस्त लाइसेंस थे। पालपा बहुत सरापा एहतजाज है, लेकिन वफाकी वज़ीर है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वफाकी वज़ीर के एक बयान की वजह से 33 अरब डॉलर, मुशाहिदुल्लाह खान का ये कहना, और वो PIA में सर्व करते रहे बहुत तवील अर्सा, उनके 2 भाई भी PIA में सर्व करते रहे, उनका ये कहना है, और वो अच्छे पढ़े लिखे सेनेटर हैं, इन मामलात को जानते हैं। उनका ये कहना है कि 33 अरब का नुकसान है सिर्फ यूरोप की बंदिश से। बरतानिया का नुकसान इसमें शामिल नहीं है, अमेरिका का नुकसान शामिल नहीं है, कनाडा के साथ
जो मामलात हैं उसमें होने वाला नुकसान अभी इसमें शामिल नहीं है। और उसके बावजूद वफाकी वजीर साहब इस बात पर बजिद हैं कि जी हमने तो बड़ी हुबुल वतनी का सबूत दिया, इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो गया, हमें उसकी परवाह नहीं, हम PIA को खड़ा करना चाहते हैं। PIA को तो आपने बिठा दिया, खड़ा किसको करना चाहते हैं ये भी शायद हुकूमत को मालूम होगा, हमें तो नहीं मालूम। नाज़रीन, अब चलते हैं एक और अहम मौजू की तरफ। आज मौजूआत कुछ ज़्यादा हैं, ये दो तो छोटे छोटे तबसरे थे, लेकिन दो अहम मौजूआत पर अब मुझे बात करना है। एक मौजू तो कुलभूषण जाधव है, उसको यानी कि बुध के रोज़ उसे एक्सेस दिया गया, माफ़ कीजिएगा जुमेरात के रोज़ उसे एक्सेस दिया गया था, काउंसलर एक्सेस। भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर और एक और सीनियर अफसर जो काउंसलर ओहदे के अफसर हैं और इन्हीं मामलात को डील करते हैं, लीगल मामलात एस्पेक्ट्स भी जिनमें शामिल होते हैं और काउंसलर एक्सेस के जो केसेस होते हैं उनको वो डील करते हैं। वो दोनों दफ्तर खारजा आए, 4 से 5 घंटे उन्होंने गुजारे और फिर अब वो चले गए। और उनके निकलते ही भारत की जानिब से एक स्टेटमेंट आया, जिसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी को भी एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं। और उन्होंने ये बताया कि भारतीय सफारतकार कुलभूषण जाधव की बात सुने बगैर वहाँ से फ़रार हो गए। वो कुलभूषण से मिलना नहीं चाहते थे और कुलभूषण की बात सुने बगैर वहाँ से वो निकल गए। इससे अंदाज़ा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बताया था, आज मज़ीद थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से एक और कोशिश की है। पाकिस्तान की जानिब से 24 घंटे पूरे होने से पहले एक और काउंसलर एक्सेस की ऑफ़र कर दी गई भारत को। दिल्ली में हुकूमत में भी भारत सरकार को आगाह कर दिया गया और हाई कमीशन को भी आगाह कर दिया गया। अभी तक भारत की जानिब से कोई नहीं माना गया, भारत की जानिब से इसको तस्लीम नहीं किया गया, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भारत का ये मुतालबा था कि जो गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हुई थी उस पर भारत ने एतराज़ किया था कि वहाँ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे और पाकिस्तान का उनका ये मुतालबा है कि इस मुलाकात के में कोई इर्द गिर्द ना हो। नाज़रीन, ये बहुत ही ख़तरनाक पहलू है इस मामले का। आप देखिए कि जो एक ख़तरनाक पहलू है जिससे भारत फ़ायदा उठा सकता है, वो पहलू तो ये है कि सफारतकार को सफारती इस्तिस्ना हासिल होता है, चाहे वो कत्ल ही कर दे। हमने अभी देखा किस तरह से रेमंड डेविस निकला था, हालांकि उससे 3 कत्ल बरलबे सड़क किए थे लाहौर में, वो निकल गया। खुद जो है पाकिस्तान के सफारतकारों को कई जगह इस्तिस्ना मिला तशद्दुद में मुलविस होने पर। अभी हाल ही में भारत के कुछ सफारतकारों ने एक साहब को टक्कर मारी थी, उनसे जाली करेंसी भी बरामद हुई, लेकिन फिर उनको भी काउंसलर एक्सेस माफ़ कीजिएगा उन्हें भी सफारती इस्तिस्ना दिया गया, हालांकि वो सफारतकार नहीं थे। भारत ने उनका सफारती इस्तिस्ना क्लेम किया तो ये कबूल कर लिया। इस सूरत हाल में अगर कोई सिक्योरिटी एहलकार पास नहीं है, भारतीय हुक्काम किसी भी तरह जहर इंजेक्ट कर देते हैं कुलभूषण यादव को, तो कुलभूषण यादव की मौत वाक़ई हो सकती है। ये ख़तरा है एक्चुअल जो पाकिस्तानी हुक्काम को भी है, क्योंकि नाज़िमुल उमूर अगर आते हैं वो हाई कमीशन के चार्ज हैं, उनकी जामा तलाशी नहीं हो सकती। और फ़र्ज़ कीजिए जामा तलाशी ले लें, कोई एक टैबलेट उनकी पॉकेट में पड़ी हो तो वो ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी फ़लाँ बीमारी की टैबलेट है। वो अगर कुलभूषण को खिला दें, खुदा न खास्ता उससे कुलभूषण को कुछ हो जाए, तो इल्ज़ाम पाकिस्तान को सहना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इस ख़तरे के बावजूद पाकिस्तान ने ऑफ़र कर दी है। भारत की जानिब से ये भी मुतालबा है कि लैंग्वेज बार नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में बात करने की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने ये भी मान लिया। पाकिस्तान ये भी मानने को तैयार है कि सिक्योरिटी एहलकार जो है वो उस मीटिंग रूम में मौजूद नहीं होंगे, करीब में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन ये फिर भी ख़तरनाक बात है। अब ये 24 घंटे में क्यों हुआ, इसका एक और अहम पहलू है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि भारत अपना वकील यानी लाना चाहता है ताकि वो प्रोपेगेंडा कर सके पाकिस्तान के ख़िलाफ़। भारतीय वकील अगर आएगा और कुलभूषण का मुकदमा सिविल अदालत में होगा, तो सिविल अदालत में मुकदमे के बाद हाई कोर्ट में यानी कि नज़रसानी की अपील के बाद जब भी वकील बाहर आएगा वो मीडिया से गुफ्तगू करेगा, उस मीडिया का टॉक को भारतीय चैनल उठाएंगे और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको ले उड़ेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे। ये भी एक बहुत ही अहम पहलू है। लेकिन कानून पाकिस्तान में चूँकि आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी, आइन में ये बार है कि कोई बैरूनी मुल्क से कोई वकील नहीं आ सकता। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये मखसूस हालात की वजह से पाबंदी लगी थी, लेकिन वो ख़ुद भी इसका शिकार हुए, लेकिन उन्होंने रमज़े क्लार्क को वकील के तौर पर नहीं बुलाया, इस पर नज़रसानी की अपील भी नहीं की उन्होंने हुकूमत से कि उन्हें यह मौका फ़राहम किया जाए।
तो इस केस में ये मामला कैसे हो सकता है? ये बहुत ही संजीदा मामला हैं। इस दौरान में एक और नई डेवलपमेंट ये हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। वो ऑर्डिनेंस सामने ले आए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी एक ट्वीट के ज़रिए, जिसके ज़रिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने उस ऑर्डिनेंस को पब्लिक नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने ये सवाल उठाया है कि पब्लिक क्यों नहीं किया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि कलभूषण पर हुकूमत की जानिब से इतनी नवाजिशात क्यों की जा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि इस एक वजह से, क्योंकि कलभूषण बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चों का कातिल है, दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाता रहा है, तो उन्होंने फिर ये मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर जाना चाहिए। ये बहुत ही संजीदा मामला है। हुकूमत को कम से कम इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में हुकूमत को अगर ये ऑर्डिनेंस जारी करना था तो ICJ के फैसले पर पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए थी। अपोजिशन इसका मुतालबा करती रही, पार्लियामेंट में इस पर कोई डिबेट नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर हुकूमत को एक ऐसा ऑर्डिनेंस नाफिज करना पड़ा जिसको पब्लिक में नहीं लाया गया। तो गलतियाँ हुकूमत जब करती है तो फिर उसको भुगतना भी पड़ता है। लेकिन हुकूमत तो ये मानती नहीं, वो ये कहती है कि हमने दुरुस्त कर रहे हैं, हम दुरुस्त कर रहे हैं। हुकूमत को शायद बेहतर पता होगा, क्योंकि हमें तो नहीं इल्म कि वो दुरुस्त कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान की जानिब से यह कदम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिस्क भी लिया गया है। भारत को मैं ये समझता हूँ कि अब मौका नहीं मिलेगा। और एक और ख़ास बात इसकी है कि भारत की जानिब से ये जो पाकिस्तान के बारे में ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि इंसानी हुकूक दस्तयाब नहीं है पाकिस्तान में, उसका तोड़ भी इसी तीसरी ऑफर से होगा, क्योंकि आलमी बिरादरी को पाकिस्तान ये बावर कराने में कामयाब हो जाएगा कि भारत के कुछ ख़ास मकासद थे और भारत ने नज़रसानी की अपील को मंजूर नहीं किया। कलभूषण ने भी नज़रसानी की अपील पर दस्तखत से इनकार किया है, और शायद तीसरी एफर्ट में उससे लिया भी जा सके नज़रसानी की अपील पर दस्तखत। लेकिन फिर भी भारत की जानिब से अभी भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का ख़तरा मौजूद है। भारत कोई ना कोई खेल जरूर खेलने की कोशिश करेगा। हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे दफ्तर खाते और हमारे अदारों को अलर्ट रहना होगा। नाज़रीन, अब चलते हैं आखिरी मौजू की जानिब, और ये मौजू भी बहुत ही दिलचस्प है। पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तानियों के सामने है ये मौजू। एक गैर मुल्की खातून है सिंथिया डी रिची। ये वो खातून है जिनका ब्लैक वाटर के ख़िलाफ़ जब कुछ कार्रवाई हुई थी इस्लामाबाद में, एक कंप्यूटर बरामद हुआ था। उस कंप्यूटर में 300 अफराद की एक लिस्ट उस कंप्यूटर में मौजूद थी। वो ड्राइव की गई थी, पाकिस्तानी अदारों ने उस कंप्यूटर से हासिल की थी, और उसमें सिंथिया डी रिची का नाम मौजूद था। लेकिन इस खातून का कुछ नहीं बिगड़ा। ये खातून, हम किसी वक्त इसके पासपोर्ट की कॉपी भी आपको दिखा सकते हैं। ये खातून पाकिस्तान आई, बिजनेस वूमन के तौर पर पाकिस्तान आई, लेकिन ये तो बिजनेस वूमन है नहीं। बिजनेस, इनके कई अदारे हैं जो अब डॉर्मेंट हो चुके हैं। ये कहीं अपने आप को डायरेक्टर कहती हैं, कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर कहती हैं, कहीं पार्टनर कहती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अदारा नहीं चल रहा। फिर इनके बारे में ये भी इतला है कि इन्होंने अपनी पैदाइश के मकाम का गलत ऐलान किया, कैलिफोर्निया बताया लेकिन लुधियाना में पैदा हुई, और इन्होंने कई किस्म के गलत बयानी का मुजाहरा किया। मसलन ये कहती नहीं वो पेड एडिटर हैं मुख्तलिफ अखबारात की, पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात की, वो नहीं हैं, कंट्रीब्यूटर हो सकती हैं। फिर उन्होंने कहा वो हसास अदारों के लिए काम करती हैं, वो नहीं करती। उन्होंने ये ट्वीट भी किया कि वो PTM के बारे में, उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के बारे में तहकीकात कर रही हैं। आप कौन होती हैं ये तहकीकात करने वाली? क्या कोई बिजनेस वूमेन पाकिस्तान में आकर इस किस्म की हरकत में मुलव्वस हो सकती है? फिर उसे खैबर पख्तूनख्वा में एक PTI हुकूमत के एक साहब उन्हें पाकिस्तान लाए थे, उनकी बेटी के साथ वो पाकिस्तान आई हैं। उनके साथ वो एक NGO में भी काम करती रही। और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद के एक बहुत ही मशहूर शराब फरोश हैं, कई बार उनका नाम आ चुका है। चौधरी निसार के साथ उनका बड़ा फटा रहा है, रहमान मलिक के साथ उनका करीबी ताल्लुक़ है। उनके दफ्तर में इस्लामाबाद में उनका एक ट्रेड ऑफिस था इस्लामाबाद में, किसी और ट्रेड के हवाले से। उसके दफ्तर में कई माह ये एक ऑफिस इस्तेमाल करती रही, लेकिन वहाँ से वो NGO का भी काम करती रही, लेकिन बिजनेस वूमेन वो फिर भी नहीं। वो वर्किंग लेडी एम्प्लॉय किसी अदारे की हैं, थी, होंगी। इस वक्त वो कंसल्टेंट भी हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की और टूरिज़म। लेकिन इशू ये है कि क्या कोई बिजनेस वूमेन पाकिस्तान में आकर कंसल्टेंट हो सकती है? कैसे हो सकती है? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मेरिट क्या है, उसकी डिग्री क्या है? हमने ये सब कुछ नहीं देखा।
लेकिन नाज़रीन, जब आप गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ एक दरखास्त दी कोसार थाने में FIR दर्ज कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद को बिजनेस वूमन डिक्लेयर किया, एक अकाउंट भी उसमें उन्होंने खोला, लेकिन वो अकाउंट भी शायद किसी और दबाव पर खोला गया HPL की बुलेरिया की ब्रांच में। फिर भी मतलब उनके खिलाफ 420 के इल्ज़ाम में मुकदमा बनता है, कई और दफात के तहत मुकदमा बनता है, लेकिन वो मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के चंद लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, जिन्होंने 2 माह पहले दरख्वास्त दी थी मुकदमे की। फिर वहाँ वजारत दाखिला का एक जवाब आया जो बहुत ही दिलचस्प है। उनका वजारत दाखिला ने कहा कि जी इनका 8 मार्च को 2 मार्च को माफ़ कीजिएगा ख़त्म हो गया था वीज़ा। उसके बाद ही इन्होंने 2 जून को वीज़ा अप्लाई किया बाय द वे। और पाकिस्तान में कोरोना जो पेंडेमिक है वो पहली बार संजीदगी से उसे 21 मार्च को लिया गया, यानी कि उस रोज़ जिस रोज़ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई और 23 मार्च की परेड मनसूख की गई, उससे पहले पाकिस्तान में कोई एमरजेंसी नहीं थी। वीज़ा ख़त्म होने के बाद 8 दिन के लिए उनका वीज़ा एक्सटेंड किया गया था कि अप्लाई कर सके, लेकिन उन्होंने 2 जून को अप्लाई किया। इस दौरान में उनको किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप कौन हैं, कोई उनको नहीं पूछता कि आप खैबर पख्तूनख्वा की कंसल्टेंट हैं, इस्लामाबाद में किसके घर में रहती हैं, ये भी कोई नहीं पूछता उनसे। फिर जो दिलचस्प बात है, वजारत दाखिला ने कहा कि उनकी कोई मनफी सरगर्मियाँ सोशल मीडिया पर हमें नहीं मिली हैं, हमें इसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में जो आलम इस्लाम की मुतफ़िक़ा लीडर समझी जाती हैं, ख़ुद नवाज शरीफ साहब जो उनके बदतरीन मुखालिफ रहे हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, जनरल मुशर्रफ उनकी तारीफ़ करते रहे, उन्होंने उनके साथ NRO की कोशिश की, NRO किया भी। पाकिस्तान की तमाम क़यादत, फ़ौजी हो या सिविलियन हो, वो उनकी तारीफ़ करती है। अभी हाल ही में फ़ौजी क़यादत ने पाकिस्तान की कामयाब ख़वातीन और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करने वाली ख़वातीन का पर जो प्रोमो जारी किया था, उसमें नुसरत भुट्टो साहिबा, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ और दीगर ख़वातीन के साथ बेनज़ीर भुट्टो का नाम और तस्वीर दोनों शामिल हैं, उस नगमे में शामिल हैं। उस खातून के ख़िलाफ़ जब वो ट्वीट करती हैं तो क्या ये पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी नहीं है? जब वो बिलावल भुट्टो पर कोई इल्ज़ाम आयद करती हैं बेबुनियाद, क्या ये पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी नहीं है? वो पाकिस्तान के एक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम धरती हैं, वो एक साबिक़ वज़ीर दाखिला पर इल्ज़ाम धरती हैं और अब तक सबूत कोई नहीं दे सकी। वो इधर उधर की बातें करती हैं, 2000 पाउंड की वसूली की भी बात करती हैं, और फिर वो कहती हैं कि जी ये 7 साल पुराना, माफ़ कीजिएगा बल्कि 11 साल पुराना वाक़या है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उस वक्त उनको याद नहीं आया। अब उनको इतने तवील अरसे के बाद ये याद आया कि उनके साथ किसी ने ये काम किया था, तो वो उस वक्त उनको क्यों नहीं याद आया? आप ये देखिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ अहमद रज़ा कसूरी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया अपने वालिद के कत्ल का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे। उनको अहमद रज़ा कसूरी को किसी ने कुछ नहीं कहा, और अहमद रज़ा कसूरी की कंप्लेंट पर ही बिलाखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई। वो कि उसको अदालती कत्ल कहा जाता है और दुनिया में कहीं उसकी नज़ीर पेश नहीं की जा सकती किसी भी अदालत में। लेकिन आप ये देखिए कि इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ आप इस तरह कर देते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को जर्नलिस्ट सिक्योरिटी रिस्क लिखते रहे। आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या नहीं कहा गया, तो उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उनको क्या ख़तरा था? अगर वो लगा देती इल्ज़ाम उस वक्त तो उनकी, और फिर वो गैर मुल्की हैं, अमेरिका जैसे मुल्क की शहरी हैं, अमेरिकी सफारत खाना आज भी उनके पीछे खड़ा है। अमेरिकी सफारत खाने ने ये ऐलान किया कि वो उसके साथ राब्ते में और वो मामला का जायज़ा ले रहे हैं, तो क्या उस वक्त उनको अमेरिकी सफारत खाना तनहा छोड़ता, हिफाजत फराहम नहीं करता? ये सिर्फ झूठ का पलंदा है। लेकिन नाज़रीन, इस कहानी में भी देखिए कई परतें खुल रही हैं, कई कड़ियाँ मिल रही हैं। सवाल ये है कि सिंथिया डी रिची इस्लामाबाद में जो कुछ भी कर रही हैं, उनके पीछे कौन है? कोई तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो कोई कौन है? हुकूमत से हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कंसल्टेंट के तौर पर पाकिस्तान में मौजूद थी, अब से कुछ दिन पहले तक थी, शायद अब भी हैं। फिर वो इस वक्त एक वफाकी वज़ीर की बेटी के साथ NGO में काम करती रही, उसी के तवस्सुस से वो पाकिस्तान आई। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी आला ओहदे पर बैठा शख्स मुलव्वस है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हमें नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में अलबत्ता ये इतला बहुत संजीदा हल्कों से ये इतला आई, बहुत बाखबर हल्कों से ये इतला आई कि वो सिंथिया डी रिची की वजह से परेशान है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब परेशान है तो उनके नाक के नीचे बैठा हुआ कौन शख्स ऐसा है जो सिंथिया रिची को मदद फराहम कर रहा है?
उसको बैकिंग फराहम कर रहा है। इस्लामाबाद में वो जिस घर में रहती हैं उसका किराया कौन अदा कर रहा है, सिंथिया रिची की तनख्वाह कितनी है, सिंथिया रिची की आमदन कितनी है, ये कहीं किसी रिकॉर्ड पर नहीं है। और सिंथिया रिची जो अपने आप को बिजनेस वूमन कहती हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट पर यह अपील जारी की कि उन्हें मुकदमा लड़ने के लिए लोग चंदे से रकम फराहम करें। क्या चंदा मांगने वाली खातून जो बड़ी बिजनेस वूमन हो सकती है, उसके मकासद क्या हैं? वो कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी तहकीकात करती है, कभी तफ्तीश करती है। कौन है जो उससे ये सब कुछ करा रहा है? कोई तो है जिसकी पर्दादारी है। उस कोई को ये सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है या पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। इस ये अपील कि कोरोना, चूँकि अभी हमने आपको सूरत हाल बताई, कोरोना वाकई शिद्दत के साथ हिट कर रहा है, एहतियात कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को तजवीज़ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।